गुलिस्तान जौहर गया, वहां पर क्या हुआ होगा? मीर रजा अली को पीछे से गोली मारी गई थी। मीर रजा अली को टॉर्चर किया गया था और एक नहीं, मीर रजा अली के सर और चेहरे पर मुतादिद जख्मों के निशानात हैं। यानी कि सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ये जो नतीजा अखज़ कर लिया गया था कि बॉडी पुरानी हो गई थी, इसलिए जो मुतादिद निशानात उसके जिस्म पर और चेहरे पर नजर आ रहे थे वो निशानात असल में डिकम्पोज होने की वजह से थे। ये नतीजा गलत था। टॉर्चर हुआ मीर रजा अली। जख्मों के निशानात थे उसके जिस्म पर और उसके चेहरे पर, पसलियां उसकी टूटी हुई थी। मोबाइल जहां पर डेड बॉडी मिली है उससे 200 मीटर के फासले पर मिला है। क्या मोबाइल खुद फेंके या फिर किसी ने फेंके मोबाइल? वो कातिल किस कदर चालाक और होशियार होगा जिसने इसे कत्ल किया। और हालत बहुत खराब थी, चेहरे को मसा किया गया था, तशद्दुद के निशानात थे और कहीं ना कहीं जलाया भी गया था। तस्वीर का दूसरा रुख ये बताता है 28 घंटे पुरानी लाश इतनी खराब नहीं होती गर्मी की वजह से, जैसे कि पुलिस के मुबैना तौर पर बयानात में सुनती हूँ। सरकारी अब्बाजी क्या करते हैं, आगे पर्दा डालने लग जाते हैं, दूसरा आता है उस पर मजीद पर्दा डालता है और डालते डालते आप और मैं यहाँ पे चीख चीख के बोलते हैं। शाहजेब खानजादा चीख चीख के बोलते हैं, वालिद साहब चीख चीख के बोलते हैं, लेकिन ये सरकारी ओहदों पर बैठे हुए अफसरान। कल पुलिस का बयान में देख रहा था, उन्होंने दावा किया है हमने तो केस ट्रेस कर लिए। अब डॉक्टर समिया चीख चीख के बता रही हैं कि क्या क्या नेग्लिजेंसीज थी। 4 बड़े ब्लंडर्स थे इस केस में। ये मसला 3 करोड़ का नहीं है, ये मसला ये है कि 1 महीने के बाद इनकी शादी थी और इनकी फियांसी थी और डॉक्टर उसामा की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको नफी कर दिया गया। ये बात समिया ने, पुलिस सर्जन जो है, एक केस को हम क्लियर नहीं कर पा रहे और नेशनल लेवल का मसला बना के हम बैठ गए हैं और हम हर गुजरी हुई गलती के ऊपर पर्दा डालने के लिए अगली गलती उससे बड़ी करते हैं और हम कहते हैं कि हम बहुत बड़े तीसमार खान हैं। इस टाइम ये बात किसकी हो रही है? हम किसे कहा जा रहा है? सिंध हुकूमत को। अब जहाँ पर हम बात करते हैं ब्लेंडर्स के हवाले से, मौके से पिस्टल नहीं मिलती अली। और एक चीज आप देखती हैं, जिस दिन कब्र कुशाई का ऑर्डर मिलता है उस दिन जो खौल है उसका वो मिल जाता है। 9 दिन के बाद खौल का मिलना, इतना सा खौल होता है, कई देखे मैंने इन्वेस्टिगेशन करते हुए, जब हम वकूए पे जाते थे, जब कभी अलाउ हुआ करता था, इतना सा खौल 9 दिन बाद मिल जाता है, पहले दिन नहीं मिलता। यार डूब के मरने का मुकाम है। अगर मैंने ये गलती की होती तो मुझे भी डूब के मर जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि रखा गया होगा ये साबित करने के लिए ये खुदकुशी है? क्योंकि पहले नहीं मिला, 3 बार पुलिस ने चेक किया, रखा भी गया होगा तो कौन साबित करेगा? रखा भी गया होगा तो साबित कौन करेगा? साबित करने वाले ये हैं, कलम चलाने वाले ये हैं, मिसल बनाने वाले ये हैं, लिखने वाले ये हैं। कल पुलिस का बयान में देख रहा था, उन्होंने दावा किया है हमने तो केस ट्रेस कर लिया। अच्छा, पिस्टल मौके से नहीं मिली, जबकि जाए वकुआ का बड़े अच्छे से हमने विजिट कर लिया था जी, दौरा कर लिया था, हमने मुआयना कर लिया था, पिस्टल नहीं मिली। पिस्टल कौन ले गया? एक जमादार ले गया। अच्छा, क्यों नहीं ट्रेस किया? मतलब जमादार, कोई 1000 जमादार तो वहां नहीं होते। एक सीसीटीवी फुटेज हासिल हो गई है और उस सीसीटीवी फुटेज में ये क्लियरली तौर पर हम देख सकते हैं कि एक जमादार आया, उसने नर्सरी की सफाई की है, पौधे पत्ते जो कुछ घास फूस था, कचरा था, वो इकट्ठा किया और हो सकता है उसी कचरे में वो पिस्टल को भी लेकर चला गया हो। इस हाथ पे रख लें पत्ता और इस हाथ पे रख लें पिस्टल, वजनी कौन सा है? पिस्टल उठा के रखते हुए क्या समझ नहीं आती है कि ये पिस्टल है या क्या है? वो पानी वाली पिस्टल तो नहीं है किसी को अब तक पिस्टल। अच्छा चलें, अगला बयान मैंने ये भी सुना कि हो सकता है उसको खौफ आ गया हो और उसने बताया ना हो किसी को, उसको तो डर लग रहा था। आप लोगों को क्या लग रहा था? आप लोग जाके जमादार का जब चेहरा आ गया, जब फुटेज आ गई, आप पकड़े बंदे को ट्रेस करें और उससे पूछें बेटा कहाँ है पिस्टल, आपके पास है कि नहीं है? और वो कौन सा लाहौर से कराची गया था सफाई करने? कराची का होगा ना, रेगुलर होगा, वहीं पे करता होगा, पहली बार थोड़ी आया था। अब ये वो ट्रैक है जो बनाया जा रहा है और बनाने वाले भी जानते हैं कि हमसे ब्लंडर पे ब्लंडर हो रहा है और आप और मैं भी जानते हैं कि ब्लंडर पे ब्लंडर हो रहा है। आप एक चीज देखें, जो नर्सरी वाला था जिसने वहां पर पानी दिया, उसने कहा 28 तारीख को जब बच्चा मीर रजा गायब हुआ, उसने कहा वहां पर डेड बॉडी भी नहीं मिली। अच्छा। और उसी जगह पे डेड बॉडी मिलने से 4 घंटे पहले एक बाइक आती है। हो सकता है कि उन लोगों ने वहां पर डेड बॉडी रखी हो। ये जहाँ से डेड बॉडी मिली है इसके बिल्कुल ऑपोजिट एक गेस्ट हाउस है
और उस गेस्ट हाउस के कुछ लोगों को पैसे लेने देने वाले कुछ लिंक्स को तकरीबन लगभग 14 से 15 लोग पुलिस की हिरासत में हैं, जिनसे पूछगिछ इस टाइम हो रही है। ये ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक सूरत हाल है। अब मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि खौल 9 दिन के बाद पुलिस को वहाँ से मिल जाता है। तीसरे या चौथे जाए वकुआ के इस मुआयने के दौरान पहला ज़ाया था, दूसरा ज़ाया था, तीसरा ज़ाया था, कुछ कहते हैं तीसरे में, कुछ कहते हैं चौथे में आपको इतना सा ख्वाल मिल जाता है। इतनी बड़ी पिस्टल नहीं आपको मिलती। क्या लतीफ़ों पे लतीफ़े खुदा की कसम इन्होंने बिठाए हुए हैं, और वो लतीफ़ों पे लतीफ़े हम बैठ के यहाँ पे सुन रहे होते हैं कि क्या अजीबो गरीब किस्म के बातें हैं। अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज़ तो क्लियर है कि मीर रज़ा अली मकरूज़ था, कोई 5 करोड़ का उसने कर्ज लिया हुआ था, और एक मैसेज भी सामने आया है कि 3 करोड़ मुझे उधार दे दो वरना मैं अगले दिन का सूरज नहीं देख सकूंगा। मुझे इस बात का भी नहीं पता। कोई बिल्डर हैं जिनसे उन्होंने बाकायदा तौर पर मैसेज पर बात भी की है और उनसे ये कहा है, रियल स्टेट बिल्डर हैं, मे बी मैं आपको कल मिल सकूं या ना मिल सकूं। 3 करोड़ रुपया मुझे उधार चाहिए आपसे, आप मुझे 3 करोड़ रुपया उधार दे दीजिए। मेरी पूरी ज़िंदगी का इन्हिसार अब इस 3 करोड़ रुपए के ऊपर है। मुझे नहीं पता कि ये रकम आपके लिए बड़ी है या छोटी है, लेकिन मैं जानता इतना हूँ कि मुझे इसकी इस टाइम अशद ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस बात को ज़रूर मानेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कल का दिन मेरे लिए बहुत बुरा भी साबित हो सकता है, जिसके लिए मैं मेंटली तौर पर प्रिपेयर नहीं हूँ कि हाउ टू फेस, मैं कैसे फेस करूँगा। ये एक मैसेज है प्रॉपर 2 पैराग्राफ्स का, जिसके कुछ जुमले मैंने ट्रांसलेट करके आपको यहाँ पर सुनाए हैं। अगर कहते हैं तो हम स्क्रीन पर दिखा भी देते हैं। ये 3 करोड़ किसको देने थे? इन्होंने 5 से 6 करोड़ रुपए मुख्तलिफ लोगों से उधार लेकर डिजिटल करेंसी के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखे थे, जिसमें नुकसान हो गया था। सारा नुकसान हो गया था। अब जिसका इन्वेस्टमेंट होता है ना, जो इन्वेस्टर होता है, वो नुकसान नहीं सुनता, उसको प्रॉफिट से गर्ज होती है। अब वो प्रॉफिट के मुतल्लिक बार बार पूछते थे। अल्लाह का नेक बंदा प्रॉफिट कहाँ से देता, पैसे तो वो ज़ाया कर बैठा था। जो इन्वेस्टर था वो पैसे वापस मांग रहे थे। उनको वापस करने के लिए किसी और से, एक नहीं 2-3 लोगों से उधार मांगा था, लेकिन किसी ने 80 नहीं लाख दिया। भी मांगे थे। 80 लाख भी मांगे थे, 2 से 3 और लोग भी थे, एक ये बिल्डर भी थे जिनसे मांगा था, लेकिन किसी ने भी इनको पैसे नहीं दिए, जिसकी वजह से फिर आगे ये सारे का सारा मामला हुआ। वेफलिक्स की टोटल 4 ब्रांचेस हैं। वालिद साहब ये कहते हैं कि अगर सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ का ही मसला था ना, तो वो एक ब्रांच अपनी किसी को बेचता, या ब्रांच का आपको पता है नाम लोग खरीद लेते हैं आजकल, अच्छा वो खरीद लेता, किसी को सेल आउट कर देता, तो 3 करोड़ अरेंज करना उसके लिए इस टाइम किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं था। या टाइम ले लेता मजीद। टाइम काफ़ी दफ़ा उसने लिया था पहले भी। अगर वो ये कर देता तो 3 करोड़ अरेंज हो जाता, तो वो बच जाता। ये मसला 3 करोड़ का नहीं है, ये मसला ये है कि इसको किसी ने आके कत्ल किया है। अब वो कत्ल हसद ने किया है, बिज़नेस कम्युनिटी के किसी बंदे ने किया है। इनकी मंगेतर भी थी, शादी भी होने जा रही थी। अब वहाँ से कोई प्रॉब्लम आ गया। सॉरी टू से, मैं किसी को निशाना नहीं बना रही, लेकिन एक माजरत के साथ मेरे जहन में ये सवाल आया, जो कि इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होना चाहिए, तो मुझे ये करना है, कहीं वहाँ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई थी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिज़नेस के बीच में कुछ और पार्टनर्स भी मौजूद थे और उन पार्टनर्स की वजह से कोई प्रॉब्लम आपस में पेश आ गया। इनकी बैंक की स्टेटमेंट्स ली गई हैं, तो स्टेटस इनके बैंक का आया है कुछ लाख रुपए। टोटल 2.5 लाख तो इन्होंने जाने से पहले अपनी वालदा को सेंड भी किए थे। और टोटल इनके 3 बैंक अकाउंट्स हैं टोटल, और तीनों को देखा गया तो किसी एक में भी 1 करोड़ से ऊपर पैसे नहीं थे, बल्कि कुछ लाख रुपए इनका बैंक आप स्टेटस कह लीजिए कि इतने पैसे इनके अकाउंट्स में पड़े थे। अगर हम इस चीज़ को इमेजिन करें कि ये गुलिस्तान जौहर गया, वहाँ पर क्या हुआ होगा? पैसे मांगे होंगे, क्या इसने कहा होगा कि नहीं देना, जो करना है कर लो, और वहाँ पर मार दिया? आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि इनको थ्रेट था, और शदीद किस्म का थ्रेट था, जिसके लिए गन साथ लेकर गए थे, जिसके लिए ये अपनी हिफाजत के लिए किचन से पिस्टल उठाकर, और पिस्टल भी सिक्योरिटी गार्ड की थी, ड्रॉ से ली थी और लेकर ये आए थे, क्योंकि हर इंसान आखिरी सांस तक उम्मीद ये रखता है कि कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा, सब। और मुसलमान का तो ईमान है कि आखिरी सांस तक आप उम्मीद को तोड़ें मत। तो इसी तरह से पिस्टल को साथ रखने का मतलब है कि जान का ख़तरा था, और उस जान के ख़तरे की वजह से इन्होंने पिस्टल को साथ रखा, और फिर ये सारे मामलात हुए। मोबाइल जहाँ पर डेड बॉडी मिली है उससे 200 मीटर के फासले पर मिला है, क्या मोबाइल खुद फेंके या फिर किसी ने फेंके मोबाइल?
मोबाइल खुद फेंका है या किसी ने फेंका है ये तो बात ही नहीं है। बात ये है कि डेड बॉडी वहाँ पर जहाँ पे मिली है, पुलिस की स्टेटमेंट पर अगर हम यकीन करें कि ब्लड नहीं था तो फिर इसका मतलब ये है कि कहीं और कत्ल किया और लाश ला के यहाँ फेंक दी। एक बात। दूसरी बात ये है कि लाश के पास से आप लोगों को पिस्टल तो मिला नहीं, फिर लाश के पास से खौल कहाँ से मिल गया? ये वो बात है कि हमारी दो टांगें नहीं हैं लेकिन हम भागते बहुत तेज़ हैं, स्पीड हम जब लगाते हैं तो हम रेस में सबसे आगे होते हैं। क्या बेवकूफ़ों वाली स्टेटमेंट्स और गुफ्तगू है। अब सामने गेस्ट हाउस का क्या मतलब होता है कि गेस्ट हाउस के कैमरास मौजूद होते हैं। अब गेस्ट हाउस के कैमरास को अगर चेक किया जाए मुख्तलिफ एंगल्स के साथ, वहाँ से गुजरते हुए नज़र तो आ रहे हैं। पब्लिक करें ना उसको, पब्लिक क्यों नहीं करते हैं? वीडियो आ गई है जी, आ गई है, जमादार आ गया जी, आ गया। किधर है जमादार? कौन है जमादार? बताता कोई नहीं है। सिर्फ हवा में बयानबाजी जारी है और ये समझते हैं कि शायद हवा में बयानबाजी करके हम सबको बेवकूफ़ बनाएंगे। तो अब बेवकूफ़ बनने का ज़माना बदल चुका है। आज मेरी एक बात लिख लें अपने पास, इस केस पर ज़ीरो से लेके जो पहले बोर्ड का हिस्सा थे, मेडिकल बोर्ड का, वो लोग, डॉक्टर उसामा, नंबर 3 इस टाइम जो लोग हैं वो लोग, इन सब को, और फिर ज़ीरो से आ जाएं उस ASI से जो वकूए पे साथ गया था, इन सब की इंक्वायरियाँ लगाएं, इनकी नौकरियों में से साल साल की तनख्वाहें इनकी काटें, देखें कैसे बताते हैं कि नहीं बताते हैं, इनकी नौकरियाँ हज़फ कर लें, डिसमिस फ्रॉम सर्विस, बताएंगे सारा कुछ कि किस किस ने क्या क्या कुछ छुपाया है। ये सब मिल मिला के चीज़ें छुपाया क्यों जा रहा है? कौन है? बासर अफराद हैं इसके अंदर। इज्जत बेइज्जती का सवाल है भाई। किसी को पता चल जाएगा कि हमने ये काम किया है तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी कि हमने काम ही कोई नहीं किया। तो हम अपने काम को छुपाएंगे कि हम नौकरी बहुत अच्छे से करते हैं, इसलिए हम झूठ पे झूठ बोलेंगे। मुझे ऐसा लगता है। क्या आपको लगता है कि मारने वाला अगर तो मारा गया है, कोई बासर है जिसको बचाने की कोशिश की जा रही है? हम जिस जदीद दौर से गुजर रहे हैं ना, इसमें क्या, अगर, क्यों, शायद, शुबा और मुबैना, ये अल्फाज, सिर्फ अल्फाज तो अच्छे लगते हैं लेकिन इन तमाम चीज़ों को ट्रेस करना अब कोई मसला नहीं है। मिनटों सेकंडों में ट्रेस होते हैं। हाँ, करना ना हो तो वो एक अलग बात होती है, मकारियाँ करनी हो तो एक अलग बात होती है, बात को नया रंग देना है तो वो एक अलग बात होती है। ये तमाम आएँ बाएँ शाएँ करने के बहाने होते हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। वो कातिल किस कदर चालाक और होशियार होगा जिसने इसे कत्ल किया। और आज तक पंजाब वाले चीख रहे हैं, सिंध वाले चीख रहे हैं, जियो न्यूज़, लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा एक ऐसा चैनल है जिस पर बात की हो तो फ़ौरन एक्शन होता है, वो भी चीख रहा है, लेकिन कातिल का पता नहीं चल रहा। वो बंदा क्या चीज़ होगा, और फिर क्या उस बंदे के पास इतना पैसा होगा, और फिर क्या उस बंदे के इतने सोर्सेज होंगे कि उसने पूरी सिंध पुलिस पीछे लगा के रखी हुई है, हेल्थ डिपार्टमेंट पीछे लगा के रखा हुआ है। सवाल तो ये है। आपने एक जिक्र किया मंगेतर का, वो आपके जहन में कैसे आया? चूँकि मैंने ये सुना कि इनकी शादी होने जा रही थी कुछ अरसे के बाद, महीने बाद इनकी शादी थी। यस, 1 महीने के बाद इनकी शादी थी और इनकी फियांसी थी। और माज़रत चाहती हूँ, ना नाम लूँगी ना बात करूँगी, लेकिन मैंने ऐसे बहुत से केसेस देखे जिसमें लड़की पसंद नहीं करती और माँ बाप शादी करते हैं, और फिर सम टाइम सूरत हाल कोई, खैर क्या इस पर मैं डिटेल से किसी की इज्जत को क्यों उछालना है। लड़की नहीं शादी करना चाहती, वो मुंह से कहना भी नहीं चाहती कि मैंने नहीं करना। अब क्यों नहीं करना? क्योंकि उसमें पेरेंट्स आ जाते हैं, बरादरियाँ आ जाती हैं, इज़्ज़तें आ जाती हैं, बाज़ुकात अच्छा गुजरा हुआ टाइम सामने होता है, मैं कैसे मुंह से कहूँ। फिर वो क्या करती है, फिर वो अपने किसी और आशना से ये काम करवा देती है। बाज़ुकात क्या होता है, मैंने एक प्रोग्राम किया बाकायदा कि अच्छी खासी यूनिवर्सिटी की लड़की थी और उसका कहीं पर कोई रिलेशन था। वो रिलेशन रहा 3 इयर्स फिज़िकल रिलेशन भी था और वैसे भी था, पैसे वैसे भी खूब खाती रही। उसके बाद वो लड़का कहे कि मैंने तुम्हें नहीं छोड़ना, और वो कहे जी बस सब काफ़ी हो गया। एक्चुअली दिल छिल भर जाते हैं इनके। अब 3 साल के बाद क्या होता है, 3 साल के बाद वालिदैन उसकी कहीं और शादी कर देते हैं। वो शादी करके चले जाती है, अली शादी करके चले गई, और फिर आगे मियाँ के होते हुए भी 2 साल उसका रिलेशन रहा उस बंदे से जो कि साहब उसका आशिक था। अब आशिक कहे छोड़ इसको और मियाँ कहे कि तुम मुझे टाइम नहीं देती हो। अब वो बीच में खड़ी हुई है। उसने क्या किया, उसने अपने शौहर से उस आदमी को बुरा बनवा के कत्ल करवा दिया। अब शौहर बेचारा सुलाखों के पीछे, आशिक गया ज़मीन के नीचे, और वो खुद बिन बनाती फिरती है। बड़े किस्से हैं दुनिया पे, बड़े किस्से हैं। आपको लगता है कि एक कामयाब नौजवान ताजिर, बिजनेसमैन,
उसके कत्ल का जो मामला है या उसकी पुरस्कार मौत का ये जो मामला है, ये हल हो सकेगा? मैं कहती हूँ हल हो सकता है, सकेगा क्या, हो सकता है अगर किसी की नीयत होगी और कोई दिल से काम करेगा तो। अभी तक की सूरत हाल ये है कि कोई दिल से काम नहीं कर रहा, सवाई डॉक्टर समिया के। तमीना साहिबा, टेलीफोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ कराची के सीनियर सहाफ़ी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर बाबर सलीम मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि ऑन ग्राउंड अब तक पुलिस की क्या इन्वेस्टिगेशन सामने आई है और फैमिली जो है उसके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पुलिस ने इस वक्त काफी लोगों को अपनी हिरासत में ले रखा है, जिसमें वो गेस्ट हाउस, जिसके बारे में बार बार इसके मीर रजा के जो वालिद साहब हैं, हाँ, वो उसका इशारा करते हैं। वो कहते हैं हम वहाँ गए, तस्वीर दिखाई, वहाँ लोग तस्वीरें देख के भाग गए। मीर रजा की उस गेस्ट हाउस के तमाम मुलाजमीन को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले रखा है। वो इस वक्त भी पुलिस की कस्टडी में है, उनके स्टेटमेंट हो रहे हैं। दूसरी जानिब जो इसके करीबी दोस्त और कारोबारी पार्टनर हैं, पुलिस उनसे भी रोजाना की बुनियाद पे, एवरी डे, रोजाना की बुनियाद पे पुलिस उनको बुला रही है, उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रही है, एक बयान को 3-3 दफा काउंटर कर रही है और ये जांचने की कोशिश कर रही है कि ये सारा वाकया हुआ क्यों होगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो 161 का बयान थी इसके वालिद साहब का, मीर रजा के, लेकिन वो स्टेटमेंट पुलिस ने नहीं किया। यकीनी तौर पे ये इतना बड़ा फ्लॉ है, ये फौरी तौर पे करना चाहिए था ताकि उनका स्टांस खुल के सामने आता, वो किस पर शक का इजहार कर रहे हैं, ये तमाम चीजें फॉर्मली डॉक्यूमेंट हो जाती, कानूनी तरीके से उनकी कोई हैसियत होती, लेकिन चूंकि वो 161 का बयान हुआ नहीं, जिसकी वजह से चीजें इस वक्त भी पुलिस के एंड पे कुछ कमजोरियां मौजूद हैं, जिनको हम कह रहे हैं कि हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो मेडिकल रिपोर्ट है उसका मुतजाजा हो जाना, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया है, सिर्फ इस केस के हवाले से नहीं बल्कि हर उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर जो कि डॉक्टर उसामा ने की है और जिस पर जो है डॉक्टर सुमैया ने सवालात खड़े किए हैं। तो इस वक्त सूरत हाल अगर हम उसको एक लफ्ज में कहें तो ये कह सकते हैं कि अभी तक इसकी जो मौत है वो एक मुअम्मा है। बाबर साहब, ये जो वॉफ्लिक्स थी, जो कारोबार ये कर रहा था, क्या वो कामयाब कारोबार था या उसमें भी इसको नुकसान हुआ था? देखिए, अभी तक जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें लॉसेस नहीं है, कोई बहुत बड़े प्रॉफिट्स नहीं है जिसको आप कहें कि बहुत ज्यादा बड़े प्रॉफिट्स हैं, लेकिन चूंकि ये मुसलसल एक्सपेंशन पे थे तो हम ये समझ रहे हैं कि जो प्रॉफिट्स आ रहे थे उनको ये शायद अपनी नई ब्रांचेस खोलने में, नए कार्ड्स खोलने में, मुख्तलिफ मकामात पे इन्वेस्ट कर रहे थे। तो बज़ाहिर लॉसेस तो सामने नहीं आ रहे, लेकिन बहुत बड़े प्रॉफिट्स भी नहीं है। एक अच्छा चलता हुआ कारोबार वॉफ्लिक्स को हम कह सकते हैं। और जो मंगेतर है उसके साथ ताल्लुकात किस तरह के थे? देखिए, बिल्कुल नॉर्मल, मतलब कोई एक शख्स अभी तक पुलिस को ऐसा नहीं मिल सका जिसने इस तरह की बात की हो कि ये इस कदर जहनी दबाव में था कि अपनी जान ले ले। ना इस किस्म की कोई चीज अभी तक पुलिस के हत्थे चढ़ सकी है जिसमें ये पता चले कि कोई इनको धमकियां दे रहा था मीर रजा को, उनको जान से जाने का खौफ मौजूद था या कोई थ्रेट्स थे। हाँ, अब आके इसके वालिद साहब ने इसकी दुनिया से जाने के बाद मीर रजा के इसके वालिद साहब ने अलबत्ता 2-4 दफा जो है वो ऑन कैमरा ये बात की है कि हमें थ्रेट मिल रहे हैं और बैरून मुल्क से मिल रहे हैं और हमें ये कहा जा रहा है सबका यही हाल होगा। इस पर मैंने जो कंसर्न पुलिस ऑफिसर्स हैं, मैंने उनसे पूछा कि भाई आप लोगों को इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन दी गई हो, मीर रजा के वालिद साहब ने आपको बताया हो कि उनकी जान को खतरा है? तो पुलिस ने डिनाई कर दिया कि नहीं जी, हमें अभी तक ऐसी कोई इत्तला नहीं दी गई। और जाहिर सी बात है, ये इन रिटन देने वाली स्टेटमेंट्स होती हैं। पुलिस अगर आप जाएंगे कि मुझे धमकी दी है, किसी ने जान से मरने का खौफ है, तो फिर इन रिटन आपको लिखकर देना पड़ेगा, वो नंबर भी देना पड़ेगा जिससे थ्रेट आ रही है। तो ये सारी चीजें अभी तक पुलिस के हवाले नहीं हुई हैं, लेकिन उसके वालिद साहब ये दावा ऑन कैमरा कर रहे होते हैं। मीर रजा को डिप्रेशन था या जान का खतरा, ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये केस एक मुअम्मा है। अगर तो ये किलिंग है तो मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि शायद कराची की तारीख का ये क्लीनेस्ट मर्डर होगा, ऐसा मर्डर जिसमें इंतहाई जो शातिर कातिल है वो मुलव्विस है, जिसने किसी किस्म का कोई सबूत हाथ नहीं आने दिया। और अगर ये खुदकशी है तो फिर इसके लिए पुलिस को बहुत ठोस शवाहिद चाहिए ताकि फैमिली भी मुतमईन हो। जो नौजवान नाराज हैं, गुस्से में हैं इस वक्त इस पूरे वाक़े के बाद,
उनको भी तसल्ली हो और इसके साथ साथ जो अदालत है उसको भी पुलिस मुतमईन कर सके। बाबर साहब, अगर तो ये कत्ल है तो आपको क्या लगता है, क्या कातिल इतना बाअसर है कि पुलिस पर प्रेशर है, पुलिस उसको छुपा रही है, और इन केस अगर ये कत्ल कल को निकल आता है तो क्या पुलिस की नाअहली है कि वो इस कत्ल को ट्रेस नहीं कर सके अब तक? देखिए, अगर ये कत्ल निकल आता है किसी भी दर्जे में तो ये फिर सिस्टम के ऊपर से एतमाद उठने वाली बात है। पुलिस सिस्टम सूबे में जो कानून नाफिज करने वाला मरकजी इदारा है, फ्रंट लाइन फोर्स है, पुलिस, उसके ऊपर से अवाम का एतमाद मुकम्मल तौर पे उठ जाएगा। ये मैं बड़ा क्लियर हूँ इन चीजों के मामले में कि अगर ये मर्डर निकलता है, लेकिन पुलिस कॉन्फिडेंट इतनी है। आप देखिए कि उसके जो आईजी सिंध है कराची सिंध में, वो बड़ी तसल्ली के साथ उन्होंने कल स्टेटमेंट दिया है जी कि हमने केस सॉल्व कर लिया। अब सवाल हमारा ये है इस पे कि अगर केस सॉल्व हो गया है तो उस तफ्तीश को मंजर आम पे ले आए। ये जो इतना कैओस है, इतनी बेचैनी है, जो लोग इतना इस केस को लेकर संजीदा हैं, फिक्रमंद हैं, उनको कुछ तसल्ली हो। लेकिन अभी तक किसी पुलिस ऑफिसर की जानिब से मंजर आम पे आके इस केस पे बात नहीं की गई, ना एडिशनल आईजी कराची, ना आईजी सिंध, ना कंसर्न्ड एसएसपी, ना एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, ना डीआईजी। तो ये बड़ी हैरानकुन बात है कि आईजी क्लेम करता है कि जी मैं कह रहा हूँ केस सॉल्व हो गया, और उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन सामने नहीं आती है। तो ये तमाम इस किस्म के जो बयानात और वाकयात सामने आ रहे हैं, ये पहले से जो पुलिस पर अदम एतमाद है अवाम का, उसको मजीद बढ़ा रहे हैं। आपसे लास्ट सवाल मेरा, ये कहा जा रहा है कि वो जो कूड़ा उठाने वाला था वो पिस्टल लेकर चला गया। क्या पुलिस को वो कूड़ा उठाने वाला वो जमादार मिला? क्या पुलिस की हिरासत में है? देखें अली, ये जो है ना, ये इस पे तो हम पुलिस वालों को बहुत ज्यादा, आप कहें कि अब टीज करना शुरू हो गए कि तुमसे एक कचरा चुनने वाला हाथ नहीं आ रहा, तुम्हारे तो केस में अगर खुदा न खास्ता कोई वाकई मुल्जिम है तुम उसको कैसे पकड़ोगे। हम तो बाकायदा अब खुल के ये सवाल जो है वो पुलिस ऑफिसर से कर रहे हैं। 4 थानों की एसएचओ को पाबंद किया गया है कि वो इस कचरा चुनने वाले को ढूंढे। ये मुमकिन तौर पे कोई नशे का आदी आदमी है। कराची में हीरोइनचियों की बहुतात है। आप और मैं कई काम कर चुके हैं कराची में ड्रग्स के मामलात के ऊपर कि कितना ज्यादा नशा जो है वो बिक रहा है कराची में। जितना नशा बिक रहा है उसी हिसाब से हीरोइनची भी पैदा हो चुके हैं, और हीरोइन पीने वाले अफराद जो है वो सड़कों पर, फुटपाथों पर, दुकानों के सामने, जगह जगह कराची में अब सोते हुए नजर आ रहे होते हैं, नशा करते हुए नजर आ रहे होते हैं। इन लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इनके पास मोबाइल फोन नहीं होता। अगर आप जियो फेंसिंग कराएंगे तो ये मोबाइल फोन इनका ट्रेस नहीं हो सकता। इनके पास उमूमी तौर पे इनकी शिनाख्तें नहीं होती। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके CNICs नहीं बने हुए हैं, तो इनको तलाश करना मुश्किल होता है। इनको तलाश करने के लिए उमूमी तौर पे इन्हीं में से किसी को जो है वो अपना जासूस बनाया जाता है, अपना मुखबर बनाया जाता है, और फिर पुलिस नशे के आदी अफराद के दरमियान उसको भेजती है कि भाई ढूंढो। तो अब तक मेरी इत्तला के मुताबिक कोई 2 दर्जन के करीब नशे के आदी अफराद को पुलिस ने पकड़ा है, उनसे बात की है, उनसे पूछा है, यहाँ तक कि उनको लालच तक दी गई है कि तुम इनको पकड़ के लाओ, जो भी है तुम्हें इनाम मिलेगा। लेकिन अभी तक किसी एक शख्स को भी ये नहीं पता चल सका कि ये आखिर मामला जो असलहे वाला है, उठाकर ले जाने वाला ये जमादार कौन है। ये पुलिस का दावा है कि वो उठाकर ले गया, लगता भी है। इसकी जेबें, जब मैंने वो तस्वीरें देखी थी जिस वक्त इनकी बॉडी वहां पड़ी थी, उस स्पॉट पे जहाँ से रिकवर हुई, इनकी दोनों जेबें बाहर निकली हुई थी, तो वो नजर आ रहा था किसी ने तलाशी लिया। और कराची में ये जो नशे के आदी अफराद हैं उमूमी तौर पे ये करते हैं ऐसा कि अगर कोई सो रहा हो, बेहोश आदमी को इनको सड़क पे मिल जाए, कोई लाश मिल जाए, तो ये उसकी तलाशी लेते हैं। जेब से कोई पैसे निकल आए, हाथ में बंधी घड़ी ले जाएं, कोई मोबाइल मिल जाए तो ले जाएं। तो ये बज़ाहिर उस CCTV फुटेज के तनाजुर में वो नशे का आदी शख्स कचरे का थैला उठाए जब जाता है उन झाड़ियों की तरफ जहां से डेड बॉडी रिकवर हुई थी मीर रजा की, तो और फिर मैं उन तस्वीरों को मैच करता हूँ तो लगता है कि शायद उसने तलाशी ली होगी, मे बी। लेकिन ये सब मफरूजे उस वक्त तक हकीकत का रूप नहीं धार सकते और हकीकत सामने नहीं आ सकती जब तक ये शख्स पकड़ा ना जाए, और पुलिस के हाथ अभी तक लगा नहीं है ये आदमी।